हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 9 पंचायती राज एक्ट 1947 करेंगे और इसमें हम जो ये चैप्टर की हेडिंग है वो कहती है कि रूल्स और बायलॉज और कुछ रिपील जो हैं वो डिस्कस होंगी इस चैप्टर में। तो इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ जो है आपका पावर देखेंगे, कुछ पावर्स हैं आपकी उनको देखेंगे, कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं जिनको हम देखेंगे, जो आपके जो ट्रांजिटरी प्रोविजन है, ट्रांजिटरी प्रोविजंस जो हैं कुछ उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ डेप्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ डेप्ट जो एक लायबिलिटी होती है, कुछ राइट से संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हो सकते हैं इसमें जो हम देखते हैं। तो ये जो हेडिंग है ये पूरी की पूरी आपको थीम कम्युनिकेट, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रही है, उस सब्जेक्ट के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो इसने हाईलाइट किए हैं और मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके हम करते हैं सेक्शन 110 से। ठीक है, तो देखिए कई बार क्या होता है, एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है और बहुत प्री का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है और एक दो बार एग्जाम्स में भी आया है कि जो ये रूल्स मेकिंग पावर होती है, पंचायती राज एक्ट के जो रूल्स बनते हैं उन रूल्स को कौन बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी है। और हम देखेंगे कि इसी के आगे के जो प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 11 और सेक्शन 12 वो बात करते हैं कि जो ये आपके बायलॉज होते हैं ये कौन बनाता है। ठीक है, तो बायलॉज जो होता है वो कौन बनाएगा, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो कि इंटरचेंजेबली जिला पंचायत के साथ यूज करा गया है वर्ड, कहीं ना कहीं वो बनाएगी और वो भी कुछ सीमित विषयों पे बनाएगी, एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स होंगे उन पे बनाएगी। और ऐसे ही ग्राम पंचायत है वो भी कुछ सीमित सब्जेक्टों पे बायलॉज बनाएगी। तो बायलॉज बनाने की पावर जो है वो जो है जिला पंचायत या प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कह सकते हो उसको, या फिर क्या है, या आपकी जिला जो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो जो है ये बायलॉज बनाएगी। ठीक है, इसको और डिटेल में जब वो प्रोविजन आएगा तब की तब पढ़ेंगे, अभी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से ब्रॉडली क्वेश्चन हो गया। अब जो ये जो है सबसे पहले दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, क्या एक थंब रूल मैंने आपको बताया, कभी भी पंचायती राज एक्ट जो है उसमें कुछ भी कोई भी काम होता है ग्राम पंचायत से संबंधित तो वो क्या नोटिफिकेशन या पब्लिकेशन से किया जाता है, तो वही रूल यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, नोटिफिकेशन के द्वारा ये रूल्स बनाएगी। तो रूल्स क्या है, नोटिफिकेशन के द्वारा बनाए जाएंगे। इन कंपैरिजन जब हम देखेंगे बायलॉज में नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रूल्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसी के बाद सब क्लॉज सेकंड क्या है, वो ये कहता है कि ये रूल्स किस किस बारे में हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रूल्स जो हैं बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, 1-2 क्लॉज, बहुत सारे आगे क्लॉज दे रखे हैं जिनके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती है। हम सब में नहीं जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। ब्रॉडली आपको सिर्फ यही समझना है और यही आपके काम की बात है कि रूल्स बनाने की पावर जो होती है वो किसके पास है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ किन विषयों पे रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ये दे रखा है। इसी के बाद हम आते हैं सेक्शन 111 पे। तो आप देखिए इसकी हेडिंग जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है पावर ऑफ जिला पंचायत टू फ्रेम बायलॉज। देखिए ये ऊपर जो ये हेडिंग दे रखी है, ये हेडिंग में हमें लगता है कि जिला पंचायत बना रही है बायलॉज, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये हेडिंग कहती है। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे, जब हम आपका यहाँ पे नीचे जब हम इसके जो ये इस सेक्शन जो इसका कंटेंट है उसको पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ आ जाता है द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में व्हेन रिक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक बायलॉज। तो यहाँ आ जाता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी।
तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करे गए हैं। जिला परिषद जो जिला पंचायत जो है वो आपका 111 की हेडिंग में यूज कर लिया गया है, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है यूज किया गया है इसके अंदर कंटेंट्स में, और उसमें भी एक इन्होंने राइडर लगा रखा है कि व्हेन रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब शायद मेन पावर जो है वो जिला पंचायत के पास है, जो मेन पावर है बायलॉज बनाने के लिए, लेकिन जब रिक्वायर करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो वो बायलॉज प्रिस्क्राइब अथॉरिटी भी बना सकती है। ठीक है, तो ये बायलॉज किसके लिए होंगे? देखिए ऑफ कोर्स ये क्या है, ग्राम पंचायत के लिए ही होंगे। अब आप एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि हमेशा ग्राम पंचायत से सुपीरियर अथॉरिटी कोई ना कोई बायलॉज बना रही होगी। तो सुपीरियर अथॉरिटी कौन सी है? जिला पंचायत जो है वो एक सुपीरियर अथॉरिटी है। पंचायती राज सिस्टम में आपके जो 3 टायर सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर पायदान पे जिला पंचायत है, नीचे बीच में क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक वाली होती है पंचायत, और सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है। तो कहने का मतलब जो इसमें इन सिस्टम में सबसे सीनियर है यानी जिला पंचायत, वो बना रही होगी ये बायलॉज, या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अगर जो रिक्वायर्ड है, किसी ने रिक्वेस्ट करी है, स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है आप बनाए, तो वो बनाएंगे। ठीक है, तो और कौन सी वाली जिला पंचायत? जो जिस जिला पंचायत के अंडर में वो ग्राम पंचायत आती है। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड बात है, लेकिन फिर भी क्लियर कर दी। ठीक है, और ये जो रूल्स जो रूल्स बनाए गए हैं ये किस लिए बनाए जाएंगे? ये जो बायलॉज में जो सारे रूल्स बनाए जाएंगे ये किस लिए बनाए जाएंगे? तो ये क्या, हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑफ पीपल जो ग्राम पंचायत में रह रहे हैं उनके लिए, और फर्दरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए ये कुछ इस 3-4 तरीके के स्पेसिफिक लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ये जिला पंचायत जो है आपके बायलॉज में जो रूल्स होते हैं वो बनाया करती है। ठीक है, अब इसी के कंपैरिजन में हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 112 तो वो ये कहता है कि ग्राम पंचायत में फ्रेम बायलॉज, जो आखिरी लाइन है वो कहती है ग्राम पंचायत में फ्रेम बायलॉज, ये भी बायलॉज बना सकती है। इसको भी जो है कोई दिक्कत नहीं है बायलॉज बनाने में, लेकिन यहाँ इससे ऊपर क्या है, एक एक्सेप्शन, एक सब्जेक्ट टू दे रखा है कि सब्जेक्ट टू, मतलब कहने का मतलब अगर जिला पंचायत ने अगर कोई बायलॉज बना रखे हैं, ठीक है, इस एक्ट के और रूल्स के तहत, तो हाँ ठीक है, वो है प्रिवेल करेंगे। लेकिन अगर जो वो नहीं बने हुए तो हाँ ग्राम पंचायत भी बायलॉज बना सकती है। ठीक है, अब ये ग्राम पंचायत जिन जिन सब्जेक्ट्स पे ये बायलॉज बना रही है, थोड़ा सा इसको हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो इसमें ये जो चीज बता रखी है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें दे रखी हैं, किस किस सब्जेक्ट पे आपके ये ग्राम पंचायत बायलॉज बना सकती है, तो वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है कुछ ये चीज रेगुलेट कर रही है, किससे? ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित कोई काम कर रही है, तो वो उसके रिगार्डिंग बात बता रखी है। यहाँ पे देखिए क्या है कि to prohibit the removal or use of water for drinking purpose for any source which is likely to cause danger to health, and to prohibit the doing of anything likely to contaminate any source of drinking water। तो ड्रिंकिंग वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर में कुछ प्रोहिबिशन, कोई प्रोहिबिशन की वो गंदा कर रहा हो कोई चीज, उसके बारे में ये बायलॉज बना सकती है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है आपका ये कुछ जो चीजें हैं कुछ प्रोहिबिट या रेगुलेट करती है, किससे संबंधित चीजें? डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम एनी ड्रेन और प्रीमिसेस ऑन अ पब्लिक स्ट्रीट और इनटू अ रिवर, पॉन्ड, टैंक और एनी अदर प्लेस। तो कहने का मतलब फिर ये चीज जो है आपको पानी में जाने, अब ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, हो सकता है ये सींचने के लिए पानी हो, इरिगेशन के लिए पानी यूज होता हो, तो कहने का मतलब ये भी क्या है, उस पानी को दूषित होने से ही बचाने के लिए उस जगह को उस पानी उस या पब्लिक स्ट्रीट भी है, किसी एक जगह को उस गंदे पानी से बचाने के लिए ये क्या है, बायलॉज बना सकती है ग्राम पंचायत। ठीक है, इसी के बाद प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए? पब्लिक स्ट्रीट्स को डैमेज बचाने के लिए उसमें भी बायलॉज बनाए जा सकते हैं। ऐसे डी क्लॉज कहता है सैनिटेशन,
ठीक है, कंजर्वेंसी एंड ड्रेनेज इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत की रेगुलेट करने के लिए क्या सैनिटेशन और कंजर्वेंसी एंड ड्रेनेज, इन 3 चीजों को करने के लिए भी ग्राम पंचायत बायलॉज बना सकती है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं बेसिकली थोड़ा थोड़ा हेल्थ से ब्रॉडली रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसी के बाद ये प्रोहिबिट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है यूज ऑफ उनका, किसका यूज, पब्लिक स्ट्रीट्स का, पब्लिक प्लेसेस का, शॉपकीपर्स का जो यूज करते हैं उनके द्वारा यूज, या इंडिविजुअल जो यूज करते हैं, या कलेक्शन ऑफ मार्केट टॉल्स एंड पब्लिक स्ट्रीट, इनको भी प्रोहिबिट और रेगुलेट कर सकती है। तो रेगुलेट करना और प्रोहिबिट करना, ये इस तरीके की पावर्स हम ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, इसमें इसी के बाद क्या है आपका in a manner in which to regulate the manner in which tanks, ponds and cesspool, pasture land, playgrounds, manure pits, land for disposal of dead bodies and bathing place shall be maintained and used। तो रेगुलेशन कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे वो यूज किए जाएंगे, ये जो कुछ पब्लिक द्वारा यूज करी जाती हैं, चाहे वो पॉन्ड्स हो, टैंक्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, मैन्योर पिट्स हो, जो ये सारी चीजें, इनको भी रेगुलेट कौन करेगा, ग्राम पंचायत ही करेगी। तो इसके बारे में भी रूल्स यही बना सकती है ग्राम पंचायत। इसी के बाद ड्यूटीज एंड फंक्शंस जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने दी हो, उससे संबंधित भी ये आपके कुछ बायलॉज बना सकती है ग्राम पंचायत। ठीक है, अब इसका सेकंड सब क्लॉज सेकंड में जो है, इसमें क्या है, ये जैसे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि इन्होंने चलिए बायलॉज तो बना दिए, ड्राफ्ट कर लिए बायलॉज जो है, लेकिन उसके बाद एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इनको क्या पब्लिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे लोग जान पाए कि ये इस तरीके से बायलॉज इन्होंने बनाए हैं, ये बायलॉज बनाए। उसके बाद पब्लिक उनको ऑब्जेक्शंस, उनके खिलाफ ऑब्जेक्शंस भेजेगी, भाई इनमें ये कमी है, ये कमी है, इनको ठीक किया जाए, जिनको जो है ये ग्राम पंचायत कंसीडर करेगी। और इसी के बाद कंसीडर करने के बाद ये क्या है, बायलॉज को अपने जो ऑब्जेक्शन जो रिसीव करें उनके साथ उनको किसके पास भेज देगी, ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास भेज देगी। कहने का मतलब ये इन्होंने ग्राम पंचायत ने बताएगी कि ये हमने बायलॉज बनाए हैं और ये ऑब्जेक्शंस आए हैं, इनको हमने कंसीडर किया है, आप इनको अब अपने पास देखिए कि या ये ठीक बनाए हैं अल्टीमेटली। तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है, अब ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो है ये क्या करेगी, ये इनको देख दाख के चेक करके इनको सैंक्शन करेगी, और जैसे ही सैंक्शन मिल जाएगी इनके, तो ये क्या है, उसी के तुरंत बाद वो फोर्स में आ जाएंगे, और इसी फोर्स के आने के बाद इनको दोबारा पब्लिकेशन करना पड़ेगा इन बायलॉज का कि ये हमारे फाइनल बायलॉज तैयार हुए हैं, ये अब आपके देखने के लिए है। तो ये इस तरीके का प्रोसीजर पूरा का पूरा जब ग्राम पंचायत फॉलो करेगी तो ये वाला प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पब्लिकेशन, यहाँ पब्लिकेशन हो रहा है या नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, जैसे कि आपके बायलॉज रूल्स जो थे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे, तो यहाँ पब्लिकेशन हो रहा है। इसी के बाद एक सेफगार्ड दे रखा है, एक यहाँ पे एक पावर किसके लिए रिजर्व कर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि हाँ ये अब बायलॉज तो बना दिए गए, सैंक्शन भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने कर दिया, लेकिन फिर भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इनमें रिसाइंड करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, तो क्या है वो इवन उसको कर सकती है, वो उसकी इच्छा है, और वो इन बायलॉज को रिसाइंड और मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग तीनों जो हैं प्रोविजंस एक साथ पढ़ते हैं, और खासकर हमें पता होना चाहिए कि ये रूल्स और बायलॉज कौन बनाता है। रूल्स आसान है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन बायलॉज में हम लोग कई बार डिफिकल्टी पड़ती है। तो बायलॉज क्या है, जिला पंचायत और आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ये दोनों बना सकते हैं, और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी भी केस की जब स्टेट गवर्नमेंट उससे रिक्वेस्ट करे तब, और इवन ग्राम पंचायत भी बायलॉज बना सकती है। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं रिपील एंड ट्रांजिटरी प्रोविजन। ट्रांजिटरी प्रोविजन कहने का मतलब क्या, एक एक्ट आई उत्तर प्रदेश पंचायती लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1994, तो इसके बाद कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस हुए, तो उन चेंजेस को कैसे अकोमोडेट, कैसे उन चीजों को एडजस्ट किया गया पुरानी वाली चीजों के साथ, तो कैसे कैसे एडजस्टमेंट करना था, तो ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 113 में दे रखी हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जैसे ही क्या उत्तर प्रदेश पंचायती लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1994
आया, जैसे ही शुरू हुआ तो वहां पे जो है कुछ कंफ्यूजन सा आया। कई जगह ग्राम सभा जो लिखा हुआ था वर्ड वहाँ पुरानी एक्ट में, और अब नई एक्ट में जो था कहीं ग्राम पंचायत लिखा था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन्होंने एक यूनिवर्सल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक तरीके से ये प्रोविजन डाल दिया कि जहां भी ग्राम सभा लिखा होगा वो क्या है, ग्राम पंचायत ही कंस्ट्रू किया जाएगा, माना जाएगा कि वो ग्राम पंचायत ही कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। अभी आप अगर रिकॉल कर सकें तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चैप्टर्स हैं, शुरू के भी चैप्टर्स जो हैं उनमें बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली क्या है, आप ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे उनके तौर तरीकों में कंफ्यूज रहेंगे कि यार कहीं ग्राम सभा कह रहा है ये, कहीं ग्राम पंचायत कह रहा है। देखिए उनमें जो है बेसिक तो फंडामेंटल डिफरेंस तो है, हाँ मान सकते हैं कि दोनों में फंडामेंटल कुछ फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राम सभा स्पेसिफिकली जो है आपकी जो है क्या एक तरीके से मानी जाती है, ग्राम पंचायत ही मानी जाती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं कंफ्यूजन ना हो। और एक और चीज मैंने आपको जैसे शुरू में बताई थी कि सारी ग्राम जो सभा है वो क्या है, उसके सारे मेंबर्स ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारी ग्राम पंचायत के मेंबर्स ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के बाद सेक्शन 114 देख लेते हैं कि जहां देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन बताई है कैजुअल वैकेंसीज की। मैंने आपको बताया था कैजुअल वैकेंसी और डिसोल्यूशन में दोनों एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। कैजुअल वैकेंसी में जब आती है जब कोई आदमी की पर्सनल डिफिकल्टी हो, डेथ हो जाए, क्या उसको कुछ हो जाए, इलनेस है, शायद वो कभी कभी रिमूव भी कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ब्रॉडली कैजुअल वैकेंसी आती है। लेकिन क्या जो कैजुअल वैकेंसी है क्यों वो डिसमिसल नहीं होती, जो डिसोल्यूशन नहीं होती, डिसमिसल नहीं, डिसोल्यूशन नहीं होती, क्यों वो इक्विवेलेंट टू डिसोल्यूशन नहीं होती? डिसोल्यूशन क्या होता है, ये पर्सन, कैजुअल वैकेंसीज पर्सन के संबंध में होती हैं, और डिसोल्यूशन पूरे के पूरे आप बॉडी या इंस्टीट्यूशन के संबंध में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जब कैजुअल वैकेंसीज आएंगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जहां कैजुअल वैकेंसी अकर होती है, ठीक है, डेथ वेथ की वजह से, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अवॉइडेंस, इलेक्शन वगैरह, इलेक्शन, इन सब कारणों की वजह से, अवॉइडेंस ऑफ इलेक्शन की वजह से भी क्या है आपकी कैजुअल वैकेंसी हो गई है। उस टाइम उस सिचुएशन पे, ठीक है, एक और सर्कमस्टांस अपीयर हो जाए, एक और चीज भी अपीयर हो जाए कि कैजुअल वैकेंसी तो हो गई और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ दैट मेंबर और ऑफिसर वुड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट हैव डिटरमाइंड विद इन 6 मंथ, और उसी टाइम के दौरान क्या हुआ, आपका टर्म ऑफ ऑफिस भी खत्म हो गया आदमी का। तो कहने का मतलब वो वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी भी हो गई और उसका जो है टर्म भी खत्म हो गया। तो जब ये दोनों सर्कमस्टांस एक साथ आ जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, अब ये डिफिकल्टी आ जाती है। तो उस सिचुएशन का यहाँ पे जवाब दे रखा है कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या करेगी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एक ऐसी डायरेक्शन देगी कि भाई अब ठीक है, अब इन वैकेंसीज का क्या है, कोई इलेक्शन नहीं कराना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्शन कराना कोई जरूरी नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसको आप कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं हमने जब इलेक्शंस का पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब भी आपका डिसोल्यूशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तुरंत इलेक्शन कराने पड़ते हैं। अच्छा, उसी के विपरीत हम देखते हैं कि जब टर्म ऑफ ऑफिस होता होगा, जब खत्म यानी टर्म जो है तब खत्म होता होगा, तब क्या होता, तो टर्म ऑफ ऑफिस जब खत्म होता है तो वहां उस सिचुएशन में भी एक तरीके से पंचायत जो है वो आपकी मतलब कहने का मतलब पंचायत का टर्म ही खत्म हो गया होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं उनकी टर्म क्या होती है, को टर्मिनस होती है या उसी के ग्राम पंचायत के साथ साथ ही चलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टर्म है, अगर टर्म खत्म हो जाती है किसी आदमी की
तो उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत ही की भी टर्म खत्म होगी, तभी उसी की टर्म खत्म हो रही होगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब टर्म खत्म हो रही है तो क्या कर सकते हैं, तो क्या आ सकती है, टर्म ऑफ ऑफिस भी खत्म हो रहा है और कैजुअल वैकेंसी भी हो गई है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो उनकी ऑफिस में वैकेंसी है वो क्या है, वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कह सकती है कि भाई चलिए अब हम क्या है तब तक इंतजार करेंगे जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं जाते। तो कहने का मतलब अब वो फिल नहीं करी जाएंगी, विद इन 6 मंथ्स वो फिल नहीं करी जाएंगी और उनके लिए जनरल इलेक्शंस तक वेट किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये टर्म ऑफ ऑफिस, जब वर्ड टर्म ऑफ ऑफिस आ जाता है उस सिचुएशन में ये वाला सेक्शन आएगा कि जब टर्म ऑफ ऑफिस और कहते हैं कैजुअल वैकेंसी दोनों हो गई हैं साथ साथ, तो क्या सॉल्यूशन और कौन से सेक्शन में दे रखा है, तो वो आंसर है ये, ठीक है। इसी के बाद ये सब क्लॉज 2 कह रखा है कि भाई हाँ ये चलो वैकेंसी भी हो गई, वैकेंसी और टर्म दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, लेकिन जब ये टर्म और वैकेंसी एक साथ खत्म हो रहे हैं प्रधान के, और प्रधान क्या है, एक इंपॉर्टेंट आदमी जिसके सिग्नेचर्स के बिना कुछ होता ही नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा, क्या क्या होगा, तो उसका उसमें तो भाई प्रधान का होना तो बहुत जरूरी है। तो उस सिचुएशन में क्या है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या करेगी, एक ऑर्डर इशू कर देगी कि ये ऑर्डर इशू करेगी कि जो इसके फंक्शंस हैं प्रधान के, तो वो जो कौन डिस्चार्ज करेगा, तो जो भी आदमी इसको फिट लगेगा वो डिस्चार्ज करेगा प्रधान के फंक्शंस। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही इन्होंने इलेक्शन डाल दिए हों, भले ही इन्होंने थोड़ा पोस्टपोन कर दी हो चीजों को, लेकिन क्योंकि भाई ग्राम पंचायत को तो वर्किंग करना मतलब करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होंगे, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, एक ऐसा कोई आदमी या कोई ऐसा आदमी बिठा दिया जाएगा या कोई कमेटी बिठा दी जाएगी या कोई भी बिठा दिया जाएगा जो क्या डिस्चार्ज कर सके फंक्शंस के जब तक कि नया प्रधान इलेक्ट नहीं होता। तो क्या है, ये एक तरीके से केयर टेकर यानी टेम्परेरी अरेंजमेंट यानी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात कर रहा है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट क्या हुआ था, एक हमने पहले सेक्शंस में कहीं पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बैठ जाती है, तो वो भी क्या है, केयर टेकर या ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ही था, ठीक है। जब क्या था, प्रधान इलेक्ट नहीं हुआ था लेकिन 2/3 मेंबर्स इलेक्ट हो गए थे, उस सिचुएशन में ये वाला वो वाला अरेंजमेंट हुआ था, वो वहां हुआ था और ये वाला अरेंजमेंट यहाँ हो रहा है। तो दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा फर्क है लेकिन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद हम सेक्शन 115 देख लेते हैं। अब क्या होता है, देखिए ये एक्ट आई, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1994, इसके आने से पहले काफी चीजें डिफरेंट थी, ठीक है, लेकिन इसके आने के बाद क्या है, डिफरेंट हो गई। तो दोनों में एक्ट में जो उससे पहले सिचुएशन थी, ये आपकी एक्ट आने से पहले वाली सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी और एक्ट आने के बाद सिचुएशंस डिफरेंट हो गई। अब इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई आपका कुछ प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं किसी ग्राम सभा की, जो पहले ग्राम सभा में थी, वो अब क्या है, वो कहाँ जाएंगी। तो अब इससे पहले कुछ प्रॉपर्टी किसमें वेस्टेड थी, ग्राम सभा में थी, लेकिन इस एक्ट के बाद अब कहाँ जाएंगी, तो इस एक्ट के बाद यही कह रखा है कि वो सारी अब प्रॉपर्टीज ग्राम पंचायत हेल्ड करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ऊपर हमने एक ऐसे ही जो इंट्रोडक्टरी आपका क्लॉज था, जो शुरू में हमने अभी देखा था, उसमें ये कह दिया गया था कि ग्राम सभा जो है इस एक्ट के बाद क्या ग्राम पंचायत ही कंस्ट्रू की जाएंगी, मानी जाएंगी। तो ग्राम सभा अगर जो वहां वर्ड लिखा हुआ है तो वो ग्राम पंचायत ही माना जाएगा नई एक्ट में। तो ये इस वजह से, तो इसी चीज को और आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाला सेक्शन डाला गया है कि क्या सारी जो वेस्टेड प्रॉपर्टी गांव सभा की थी वो किसमें अब किसमें निहित हो जाएंगी, कौन हेल्ड करेगा, ग्राम पंचायत करेगी। ऐसे क्या, ये तो प्रॉपर्टी की बात थी। राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, गांव सभा की जो सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज थी इससे पहले या ऑब्लिगेशंस थी, वो किसकी हो जाएंगी, अब ग्राम पंचायत की हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलर, ये सेम बातें कह रहा है,
ठीक है। अब जहां पे इस बारे में कोई आपका शक शुबा होगा, डाउट या डिस्प्यूट होगा कुछ आपका, तो उस सिचुएशन में कि भाई ये राइट एंड लायबिलिटी वाकई क्या ग्राम पंचायत पे चली गई, क्या ग्राम सभा की, अगर जो इसमें कोई डाउट है, अगर जो कोई रह जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा डाउट जो है वो क्लियर कौन करेगा, इस तरीके का डाउट क्लियर कौन करेगा, तो ये यहाँ पे यही कह रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस बारे में डिसाइड करेगी कि अगर जो कोई डाउट है कि भाई ये जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं या ये जो प्रॉपर्टी है ये किस में वेस्ट हो गई है, प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट ये किस में वेस्ट हो गए हैं, तो इस तरीके का फैसला जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, और उसका डिसीजन जो होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा और कहीं भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। नहीं, चैलेंज तो आपका किया जा सकता है, लेकिन क्या है, ये कह रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल तो होगा जब तक कि ये सुपरसीड ना कर दिया जाए कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन के द्वारा। तो कहने का मतलब यहाँ किसी कोर्ट को रोक नहीं रखा है कि इनका डिसीजन जो है इसके बाद किसी और कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, जैसे बहुत सारे पहले प्रोविजंस में लिखा है। तो इसमें कह रखा है, ऑफ कोर्स इसमें कई बार इम्प्लीकेशंस है कि हाँ आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो अगर जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के विपरीत, जो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था डाउट्स के रिगार्डिंग, उसके विपरीत कोई डिसीजन दिया है, तो उसके विपरीत आप क्या है, आप किसी कोर्ट में जा सकते हो और उसने अगर जो स्टेट गवर्नमेंट का पलट दिया फैसला तो हाँ पलटा हुआ फैसला माना जाएगा, और अगर नहीं पलटा तो उसको जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। ये तो ऊपर हो गई राइट्स, लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी, यानी ये कुछ ऐसी चीजें हो गई जो हमको मिलनी है, ठीक है। अब एक एक कुछ और यहाँ पे 116 में सेक्शन 116 में क्या रखा है, कुछ सम ड्यू थे, कोई लायबिलिटीज थी ग्राम सभा पे इस एक्ट के आने से पहले। कौन सी? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 1994। तो इस एक्ट के आने से पहले कुछ ग्राम सभा पे ग्राम सभा पे लायबिलिटी नहीं थी, यानी एक ग्राम सभा के कुछ सम ड्यू थे, ठीक है, सम कुछ ग्राम सभा के ड्यू थे जो ग्राम सभा को लेने थे किसी से, ठीक है। तो इस तरीके की अगर जो सम ड्यू थे और एक तरीके से ये राइट हो गई, तो अब किसके द्वारा वसूले जाएंगे? वो ग्राम पंचायत द्वारा वसूले जाएंगे, और वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी कि जो अपने जो भी मेजर्स या इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग्स, तो उसके लिए जो भी स्टेप्स वो उठाना चाहे, इवन कहते हैं चाहे वो कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना चाहे, इसके बारे में क्या है, वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी। कौन? जो ग्राम पंचायत है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा अब क्या ग्राम पंचायत हो गई है एक तरीके से, और ग्राम पंचायत कंस्टिट्यूट की जाएगी कि ग्राम सभा जो पहले वाली एक्ट में ग्राम सभा लिखी थी वही अब ग्राम पंचायत है, ठीक है। इसी के बाद डेब्ट्स, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग एंड पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। कहने का मतलब अगर जो ये सब चीजें जो आपकी मैंने बताई है, डेब्ट्स, ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स, ये क्या ग्राम सभा के ऊपर हो रखी थी इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है। तो वो क्या मानी जाएंगी? वो अब मानी जाएंगी कि क्या है, वो अब मानी जाएंगी कि शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड और मेड बाय ग्राम पंचायत। कहने का मतलब ये सारी क्या है, सब चीजें जो है ट्रांसफर होके किसके पास आ रही हैं? अल्टीमेटली ग्राम पंचायत के पास ही आ रही हैं, जो इन सारे ऊपर दिए गए जो सेक्शंस हैं उनका कंक्लूजन है, ब्रॉड कंक्लूजन है। आपको ब्रॉड ही ध्यान रखना है कि सारी की सारी ग्राम सभा की चीजें क्या है, वो शिफ्ट हो गई हैं किस पे? ग्राम पंचायत पे। और ये भी कह रखा है कि वही जो सारी पावर्स ग्राम सभा एक्सरसाइज कर रही थी, वही क्या है, अब क्या है, उन्हीं पावर्स को अब एक्सरसाइज करेगी कौन? ग्राम पंचायत। कहने का मतलब किसके रिगार्डिंग? जो डेब्ट्स थे, कॉन्ट्रैक्ट से वगैरह वगैरह जो इनके पास ये चीजें थी उनके रिगार्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं किसी भी अथॉरिटी के सामने जो ग्राम सभा के अगेंस्ट करी गई हैं, ठीक है, और जिस दिन ये एक्ट आई है 1994, उस दिन वो सारी एक्ट्स जो आपकी जो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो ग्राम सभा के ऊपर हो रखी हैं, वो पेंडिंग हैं, वो क्या हो जाएंगी? ग्राम पंचायत द्वारा, ठीक है, जो है वो ले ली जाएंगी, ठीक है। शैल बी ट्रांसफर्ड and continued by gram panchayat, and other such proceedings shall be transferred and continued by such authority before by whom they have to be instituted or undertaken under the provisions of the act। तो कहने का मतलब जो भी किसी अथॉरिटी के सामने पेंडिंग प्रोसीडिंग्स थी ग्राम सभा की, वो सब ग्राम पंचायत के पास आ जाएंगी, बस और कुछ नहीं, सिंपल। इसी के बाद कोई अपील पेंडिंग है किसी अथॉरिटी के सामने, ठीक है, ग्राम सभा की,
वो भी क्या है, अब क्या होगा, अब ये अपील जो है ये किसके पास आ जाएगी, ये ग्राम पंचायत के पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना है, ये बेसिकली दोनों प्रोविजंस जो है ऊपर वाले, ये किन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। एक्चुअली क्या, कोई ऑफेंस हुआ ग्राम सभा के जुरिडिक्शन में, जिसमें ग्राम सभा को पावर थी, 1994 से पहले कोई ऑफेंस हुआ, कहने का मतलब कोई दीवार ही तोड़ दी गई, ग्राम सभा की प्रॉपर्टी थी उसकी दीवार तोड़ दी, उसका केस जो चल रहा है ग्राम सभा के पास चल रहा है। अब ऐसा केस अगर जो चल रहा है, केस या फिर अपील दोनों पेंडिंग है, चल रही है, अब क्या है, उसी के दौरान चलते चलते 94 आ गया, ईयर 1994 आ गया। अब इस सिचुएशन में अब ये वाली जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, ये किसके पास चली गई, इन पावर को कंडक्ट करने की पावर किसके पास चली गई, अब ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये कौन करेगी, अब ग्राम पंचायत करेगी। तो कहने का मतलब ये है, इनको इससे कंफ्यूज ना किया जाए कि ये केस ग्राम सभा के ऊपर हो रखे थे, नहीं, ग्राम सभा के ऊपर नहीं हो रखे थे ये केस जो है ये ग्राम सभा कंडक्ट कर रही थी, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ग्राम सभा की कोई राइट वायलेट करी गई होगी किसी के द्वारा, और वो अपनी राइट का असर्शन कर रही थी, और कोई केस उसके खिलाफ कर रखा था और उसकी सुनवाई कर रही थी। तो ये इसके इन दोनों प्रोविजंस का मतलब है। यहाँ एक सब क्लॉज 4 का मतलब ये है जो हम अभी तक समझ रहे थे, कोई केस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेड ग्राम सभा, मतलब या तो उसके ऊपर कर रखा है या ग्राम सभा ने किसी के ऊपर कर रखा है, इस तरीके का अगर कोई ऑफेंस होता है, कर रखा है, तो अब ये ऑफेंस जो है ये कौन कंटिन्यू करेगा, ये इस तरीके का ऑफेंस जो है जो इसके ऊपर हो रखा है या इसने कर रखा है, उसको कंटिन्यू कौन करेगी, ग्राम पंचायत ही कंटिन्यू करेगी। और ऐसा मानते हुए कंटिन्यू माना जाएगा कि ये जो है इसी के ऊपर ग्राम पंचायत के ऊपर ही किया गया था। तो बेसिकली कुछ नहीं, ये ट्रांजिटरी प्रोविजंस हैं, आपको इसका बेसिक आपको पूरे के पूरे इसका एक थीम ध्यान रखना है कि जो भी ग्राम पंचायत के ऊपर हुआ हो, ठीक है, और वो क्या है सारा अब शिफ्ट होके क्या है ग्राम पंचायत के ऊपर हो जाएगा, चाहे वो राइट्स हो, लाइबिलिटीज हो, ड्यूज हो, सम ड्यू हो, डेब्ट्स हो, लाइबिलिटीज हो, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हो, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स कर रखी हो उन्होंने, सब चीजें जो है वो ट्रांसफर होकर ग्राम पंचायत के पास आ जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 118 क्या कहता है। 118 ये कहता है कि आपका नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट, जब से कमेंस हो रही है। अब देखिए एक और डिफिकल्टी आती है कि 1994 में इस एक्ट के तहत क्या है, ये एक्ट तो स्टार्ट हो गई, लेकिन एक्ट स्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम पीरियड लगेगा, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है साल भर, एक नई ग्राम पंचायत को फॉर्म करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है, 1994 से पहले की सारी प्रॉब्लम्स तो ऊपर दिए गए प्रोविजंस में सॉल्व हो गई, जिसमें ग्राम सभा को ग्राम पंचायत मान लिया गया। अब यहाँ पे क्या है, 1994 जब भी कोई सी भी डेट से, जिस दिन से ये स्टार्ट हुई है आपका ये जो इनफोर्स आई है ये वाली एक्ट 1994 की, इस दिन से लेकर जब तक ग्राम पंचायत बन रही है, इस पीरियड में, अब इस पीरियड में क्योंकि न्याय पंचायत तो अभी बनी नहीं, तो इस पीरियड में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, कौन उन चीजों का निपटारा करेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत तो अभी आई नहीं। तो इसमें यही कह रखा है कि द ग्राम पंचायत एंड द प्रधान उप प्रधान मेंबर शैल रिस्पेक्टिवली एक्सरसाइज परफॉर्म एंड डिस्चार्ज द पावर फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत एंड इट्स प्रधान उप प्रधान एंड मेंबर शैल डीम रिस्पेक्टिवली टू बी ग्राम पंचायत एंड इट्स प्रधान उप प्रधान एंड मेंबर। ठीक है, तो इसमें ये कह रखा है कि एक्चुअली क्या है, जो ये खाली वैक्यूम पीरियड होगा, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, जो ठीक है बहुत सारी चीजें पेंडिंग रह गई होंगी, लेकिन जैसे ही क्या है नई ग्राम पंचायत फॉर्म होगी, इलेक्ट होके आ जाएगी, उस इलेक्शन के बाद वो पुरानी वाली जो एक्ट्स हैं अगर जो इस ग्राम पंचायत द्वारा की गई हैं, तो वो क्या मानी जाएंगी कि हाँ ये जो है ये बिल्कुल ऑफ कोर्स ये ग्राम पंचायत द्वारा ही करी गई है, जो ये नई इलेक्ट होके आई है, इसी को पुरानी वाली जो वो वैक्यूम पीरियड था उसमें करने की, परफॉर्म करने की एक तरीके से पावर दे दी गई है। तो वो वैक्यूम में भी
चाहे वो ग्राम पंचायत उस टाइम तक एक्चुअली इलेक्ट नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी क्या है, उसको वो डीम्ड मान ली जाएगी कि वो क्या ग्राम पंचायत उस टाइम पे भी थी, और उसके द्वारा जो भी पुराने जो भी काम किए गए हैं इस वैक्यूम पीरियड में वो सही माने जाएंगे इन सभी लोगों के द्वारा। ठीक, इसी के बाद हम सही देख लेते हैं सेक्शन 119 जो कि आपका लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का। तो इसको हम देख लेते हैं कि पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज अगर जो इस बारे में आती हैं कि भाई ये तो जैसे ऊपर दी गई डिफिकल्टीज थी, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत मान लिया गया तो वो डिफिकल्टी इन्होंने रिमूव कर दी। उसी के बाद ये वैक्यूम पीरियड की डिफिकल्टी थी, ये भी रिमूव कर दी। अब इसके बाद भी अगर कुछ कोई डिफिकल्टी बच जाती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अब उस सिचुएशन में उसका हल कौन देगा? तो उसका हल देगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे देगा ये भी देख लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? बाय नोटिफाइड ऑर्डर डायरेक्ट दैट दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द अडेप्टेशन वेदर बाय वे ऑफ मॉडिफिकेशन, एडिशन, ओमिशन, ठीक है, एज मे बी डीम्ड टू बी नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट। तो कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट इस चीज का हल निकालेगी, और हल कैसे निकालेगी? एक नोटिफिकेशन निकाल के, और उस नोटिफिकेशन में क्या मॉडिफिकेशन, एडिशन और ओमिशन कर सकती है, ठीक है, और जैसा भी उसको जरूरी लगेगा। तो कहने का मतलब अथॉरिटी कौन होगी अगर जो डिफिकल्टीज रिमूव करनी है? तो स्टेट गवर्नमेंट। और तरीका क्या होगा कि नोटिफिकेशन के द्वारा निकालेगी, और जहां पे भी कोई डिफिकल्टी होगी और वहां पे कोई कंफ्यूजन होगा जो अगर रिकंसाइलेबल नहीं होगा तो उसको मॉडिफाई, एडिशन और ओमिशन कर सकती है उन चीजों के साथ, ठीक है। ये इवन ये भी पावर दे रखी है, ठीक है। इसी के बाद क्या है, एक 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 यहाँ पे एक आपने एक एक चीज यहाँ पे ये भी कह रखा है कि कोई ऑर्डर नहीं इशू किया जाएगा आफ्टर 2 years ऑफ द कमेंसमेंट। यानी पहले 2 सालों में तो आप ठीक है बहुत सारे नोटिफिकेशन निकाल दो, क्लियर करने के लिए कुछ कह दो, ठीक है, और मतलब उस जो डिफिकल्टी है जो ये नई एक्ट आने के बाद चीजें हो रही हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए पहले 2 साल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए। स्टेट गवर्नमेंट खूब सारे नोटिफिकेशन निकाल सकती है, और भी लोग नीचे वाले जो भी उनके हाथ में पावर्स है वो कर सकते हैं उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है, कोई ऑर्डर कुछ इस संबंध में नहीं इशू किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, पहले 2 साल ही आप डिफिकल्टी जो है वो पहले 2 साल तक ही तो रहेगी, उसके बाद ये थोड़ा ना कि हमेशा कंटिन्यू करेगी। तो ये वाली क्या है, इस पावर को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से निकाल दिया, और ये कहा गया भाई 2 साल तक जो भी आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आप ऑर्डर इशू कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद नहीं करेंगे। रिस्पेक्टिव टू द डेट, ठीक है। द प्रोविजंस मेड बाय एनी ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1, देखिए सब सेक्शन 1 जो है उसमें कोई ऑर्डर पास किया गया, कहने का मतलब क्या था कि जब कुछ वैक्यूम टाइप सिचुएशन थी तब कोई ऑर्डर पास किया गया, तो उस सिचुएशन में देखिए आपका सब क्लॉज 1 में, तो जब कोई वैक्यूम सिचुएशन थी उस टाइम पे क्या है, कोई ऑर्डर पास किया गया, द प्रोविजंस मेड बाय एनी ऑर्डर, ठीक है, कोई आपका उस वैक्यूम में कोई ऑर्डर इशू किया गया, और उसको क्या है आप ये कर सकते हो कि उसको आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और कब से कर सकते हो? इवन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब से जिस दिन से 1994 वाली एक्ट आई है, उस दिन उस एक्ट के फोर्स में आने से पहले पहले से किसी डे से आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एनफोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूम को वैक्यूम का सॉल्यूशन देने के लिए आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं सब क्लॉज 4 क्या कहता है। जो भी ऐसा सब क्लॉज, देखिए इस वैक्यूम में जो ऑर्डर निकाला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, वो कोई सिंपल नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है आप बहुत सारे इंटरफियरेंसेस कर रहे होगे। अब कैसे इंटरफियरेंस होगा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जो 1994 एक्ट है कहीं ना कहीं उसको
कहीं मटेरियल चेंज कर सकती थी उसको, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ये कह दिया गया कि अगर जो आप ये वाली एक्ट में कोई आपकी वैक्यूम रह गई है तो इस तरीके के हाँ कंफ्यूजन्स क्लियर करने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई ऑर्डर निकाल सकती है। लेकिन ये ऑर्डर सिर्फ निकाल नहीं सकती, इसको क्या है हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। और इस जब हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के सामने प्रस्तुत करना होगा तो उत्तर प्रदेश जनरल क्लॉज एक्ट 1904 ये अप्लाई होगी उस पे, ठीक है। और ये क्या शैल अप्लाई एज दे अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर उत्तर प्रदेश एक्ट। तो उन सिमिलरली वैसे ही ये वाली जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो सिमिलरली ऐसे ही अप्लाई होगी जैसे कि आपके रूल्स अप्लाई होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो बनाए गए रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं किसी भी उत्तर प्रदेश एक्ट पे। सेम उसी तरीके से ये जो वैक्यूम वाले और प्रोविजंस जो थे जो ऑर्डर के तहत बनाए गए हैं वो स्टेट हाउस लेजिस्लेचर के सामने ले आउट करे जाएंगे, रखे जाएंगे और इन पे जनरल क्लॉज एक्ट सिमिलरली अप्लाई होगी जैसे कि कोई रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो रखे जाते हैं कहीं कहीं भी। तो ये इसका सार है। तो यहाँ से हम लोगों का क्या है, ये वाली एक्ट जो है पूरी हो जाती है और ये हम पूरा का पूरा पंचायती राज एक्ट 1947 आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।